हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सेल इंजरी पार्ट 3। ये लास्ट टॉपिक है, तो इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे रीपरफ्यूजन इंजरी, सेलुलर एजिंग और फ्री रेडिकल इंजरी। सबसे पहले रीपरफ्यूजन इंजरी, नाम में ही देखिए इसका परिभाषा है। क्या कह रहा है? री मतलब फिर से, परफ्यूजन करने से जो इंजरी होता है। अब सबसे पहले परफ्यूजन क्या होता है, तभी तो रीपरफ्यूजन समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आर्टरी है, ये हमारा ऑर्गन है और यहाँ वेन्यूज़ के द्वारा जा रहा है। तो आर्टरी किस से क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। ये हमारे ऑर्गन को क्या कर रहा है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। और फिर जो उसका गंदगी है उसको ये क्या कर रहा है? वेन्यूज़ के थ्रू बाहर निकाल रहा है। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अब ये ब्लड जा नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा था, उसी को परफ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो अब क्या होगा? यहाँ पर इस्कीमिया हो जाएगा। ब्लड फ्लो की कमी के कारण ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण सेल मरने लगेंगे। तो सेल दो तरह से मरते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल तो फिर से दोबारा वापस नहीं आ सकते। ये जो रीपरफ्यूजन इंजरी है ना, इसमें मेनली जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल में चेंज हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है ये आगे पढ़ेंगे। पहले समझ लीजिए रीपरफ्यूजन मतलब दोबारा, मान लीजिए हम दोबारा यहाँ से ब्लड फ्लो करवाए और फिर से यहाँ से ब्लड फ्लो किया। जो मरा हुआ है वो तो मरा हुआ ही है, और जो इरिवर्सिबल मतलब जो कभी ज़िंदा नहीं हो सकता। रिवर्सिबल मतलब कि दोबारा वापस आ सकता है। तो इसमें जो होते हैं ना, कुछ पार्ट वापस आ जाते हैं और कुछ पार्ट वापस नहीं आ जाते। जो पार्ट ये थोड़ा मोड़ा बचे हुए रहते हैं और वो पूरी तरह मर जाते हैं, उसी को हम कहते हैं परफ्यूजन इंजरी। कि परफ्यूजन के कारण जो थोड़ा मोड़ा बचा था वो भी मर गया, ठीक है। तो रिपरफ्यूजन इंजरी समझ में आ गया। अब जब ऑक्सीजन की कमी के कारण जो सेल में नेक्रोसिस होता है, उसी को हम कहते हैं इन्फ्रैक्ट, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये डिफरेंट कारण से होता है। तो चलिए, तो इसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? रिपरफ्यूजन इंजरी को इस्कीमिक रिपरफ्यूजन इंजरी, ठीक है। इसमें तीन चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पहला कि क्या हो गया? ब्लड फ्लो रीस्टोर हो गया, जिसके कारण जो रिवर्सिबल इंज्यूरी सेल थे, सिर्फ आप इंज्यूर्ड सेल नहीं कह सकते, रिवर्सिबल कहना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इंज्यूर्ड सेल में हमारा इरिवर्सिबल भी आता है। वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है, मरे को क्या मारेगा? जो अभी अधमरा है उसको मारेगा ना। तो इरिवर्सिबल वही अधमरे में आता है, जिसको अगर हम थोड़ा सा खाना दे दें तो वो सही हो जाए और खाना ना मिले तो मर जाए। बट यहाँ पर होता है कि क्या होता है, एकाएक खाना मिलने के कारण क्या हो गया? ये जो सेल है रिवर्सिबल इंजर्ड सेल वो मर जाता है। कुछ तो रिकवरी करते हैं लेकिन कुछ रिकवरी नहीं कर पाते, और जिसके कारण सेल डेथ हो जाता है। दूसरा क्या है? कंपोनेंट ऑफ रिपरफ्यूजन टिश्यू क्या होंगे? डैमेज हो जाएंगे इस्कीमिक सेल के कारण, ठीक है। तीसरा क्या है? हमें क्यों ये पढ़ना है? हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके कारण क्या होता है? टिश्यू डैमेज होता है। जैसे कि मायोकार्डियल या सेरिब्रल इन्फ्रैक्शन के समय में, जहाँ पर हम ब्लड फ्लो तो रिस्टोर कर लेते हैं लेकिन पूरी तरह टिश्यू को बचा नहीं पाते हैं। कुछ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और कुछ टिश्यू बचते हैं। तो होता कैसे? जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लड फ्लो फिर से रीस्टोर कर दिए, तो उसमें चार चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे कि बताती हूँ, ये हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, अब इसमें रुकाव आ गया तो हम इसमें फिर से ब्लड फ्लो कर दिए, तो इसमें क्या हो गया? इरिवर्सिबल क्या था? इस्कीमिक रिपरफ्यूजन इंजरी हो गया। तो इसका चार कारण है क्यों होता है ये इसमें। एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दूसरा कैल्शियम ओवरलोड बढ़ जाने के कारण, कैल्शियम ओवरलोड, तीसरा इन्फ्लामेशन, चौथा एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो चलिए एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? जो इस मान लीजिए कि ये सेल है, ठीक है, इतना सेल का ये वाला पार्ट क्या हो गया है? पूरी तरह मर गया है। लेकिन ये वाला पार्ट क्या है? अभी क्या है? रिवर्सिबल सेल इंजरी है।
तो इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट प्रोडक्शन होगा ऑक्सीजन का, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा न्यूट्रोफिल है वो डैमेज कर जाएगा। न्यूट्रोफिल या जो डैमेज इंडोथेलियल सेल है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पूरी तरह प्रोड्यूस ना होके इनकम्प्लीट रिडक्शन हो जाएगा। उसका क्या होगा, इनकम्प्लीट रिडक्शन। ऑक्सीजन तो आया है लेकिन उसका पूरी तरह रिडक्शन होने के बजाय इनकम्प्लीट रिडक्शन होगा, जिसके कारण डैमेज हो जाएगा हमारा इंडोथेलियल सेल या पेरेन्काइमल सेल। प्लस जो इम्पेयर्ड सेलुलर है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म होता है। अभी आगे जाके पढ़ाऊंगी फ्री रेडिकल्स इंजरी में कि फ्री रेडिकल के कारण क्या क्या ये डैमेज होता है। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल्स के कारण ही मेनली डैमेज होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ओवरलोड, आखिर कैल्शियम ओवरलोड होता क्यों है? तो ये देखिए, जैसे कि अब एकाएक परफ्यूजन रीपरफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ, जिसके कारण हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज हुआ। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या को स्टोर करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है, तो कैल्शियम बढ़ जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म में। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा ड्यू टू इस्कीमिया, उसके कारण कैल्शियम बढ़ जाएगा। कैसे, तो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम बढ़ जाता है, जिसके कारण, तो इन दोनों कारणों से मेनली क्या होता है, हमारे सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कैल्शियम ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण इंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं तो एमपीटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब एमपीटीपी क्या होता है, तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अगर इंजाइम एक्टिवेट हुआ तो वो क्या करेगा, वो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट को बढ़ा देगा, और एमपीटीपी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फेट को घटा देगा, जिसके कारण एटीपी घट जाएंगे और जिसके कारण सेल डेथ होगा। इन्फ्लामेशन कैसे एसोसिएटेड होता है, तो जैसे कि इन्फ्लामेशन हुआ तो इसके कारण क्या होगा, ये जो सिग्नल रिलीज हो रहा है वो डेंजर सिग्नल रिलीज होगा किससे, तो डेड सेल से। साइटोकिनिन क्या करेगा, रिलीज करेगा इन्फ्लामेटरी सेल को, जिसके कारण क्या होगा, अधेशन होगा मॉलिक्यूल का वहाँ पर, और वो भी कैसा था, हाइपोक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, जिसके कारण रोस, मतलब रोस का क्या मतलब होता है, रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्पेसिस, वो कम बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा रोस तो क्या हो जाएगा, सेल डैमेज होगा। ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन हो जाने के क्या कारण क्या होता है, जैसे कि कोई टिश्यू है जिसमें इस्कीमिया होया हुआ है, अब वो बाइंड करेगा आईजीएम से। ठीक है, ब्लड फ्लो अब रीस्टोर हो गया। कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है इनसाइड द आईजीएम वो क्या करने लगेंगे, वो एक्टिवेट कर देंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, जिसके कारण सेल इंजरी होता है। तो अब चलते हैं इन्फ्रैक्ट जो होता है वो कैसे होता है। मान लीजिए कि पहला, जब मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ तो मेनली जो इन्फ्रैक्शन साइज है वो 70%, मतलब कि इतना मेनली डैमेज हो गया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे रीपरफ्यूजन किए, तो रीपरफ्यूजन करने के बाद मान लीजिए कि ये वाला पार्ट तो रीस्टोर हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट पूरी तरह मर गया। किसके कारण, तो रोस के कारण। ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, फ्री रेडिकल्स के कारण। तो इसमें हम क्या किए, तो ये आप बोल सकते हैं ना, या स्टार्टिंग में सोच रहे होंगे कि रीपरफ्यूजन करने से जब सेल मर ही जाता है तो फिर क्यों दोबारा से हम रीपरफ्यूजन करवाने से सेल मरता है। लेकिन जैसे कि 70% जो डैमेज हुआ था उसमें हमारा 40% सही हो जाता है और सिर्फ 30% ये डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो हम 40% को तो बचा सके, कुछ को ना बचाने से तो अच्छा है कुछ बचा दिए। अब मायोकार्डियल इस्कीमिया कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम कार्डियो प्रोटेक्शन किए तो इसमें 25% और बढ़ सकता है, तो इसलिए हम ये रीपरफ्यूजन करते हैं। इंजरी होने के साथ भी कहा जाता है ना, ये कुछ खराब में कुछ अच्छाई भी होती है। जैसे कि माँ बाप बच्चे को डांटते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वो बच्चे का गलत सोच रहे हैं, वो बच्चे के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। इसलिए अगर रीपरफ्यूजन इंजरी हो रहा है तो जहाँ इंजरी हो रहा है वहाँ प्रिवेंशन भी हो रहा है, इसलिए ये रीपरफ्यूजन इंजरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रीपरफ्यूजन इंजरी किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो कार्डिक सेल का, जो मेनली अपीयर होता है कॉन्ट्रैक्शन बैंड आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से। अब सेलुलर एजिंग के पहले हम सेल डेथ के बारे में थोड़ा
रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सेल इंजरी होता है दो तरह से, एक तो रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या है कि अगर इसमें जो स्ट्रेस लगा है या जिसी कारण बस हमारा सेल मर रहा है, अगर उस स्ट्रेस को हटा दिया जाए, उस कॉज को हटा दिया जाए, तो वो फिर से नॉर्मल में चेंज हो सकता है। लेकिन अगर उसी स्ट्रेस को सीवियर कर दिया जाए तो वो फिर से इरिवर्सिबल इंजरी बन सकता है। ठीक है, इरिवर्सिबल इंजरी भी दो तरह का होता है, जिसको हम सेल डेथ कहते हैं। तो कौन कौन सा सेल डेथ होता है? ठीक है, तो इसमें एक होता है नेक्रोसिस, दूसरा होता है एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस मतलब कि सेल डेथ, एक्सीडेंटल सेल डेथ, प्रोग्राम्ड नहीं है। ये एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है, किसी कारण बस हम किसी को मार रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग सेल डेथ हुआ। नेक्रोसिस मतलब कि एकाएक एक्सीडेंटल सेल डेथ, जैसे कि कोई माइक्रोब्स का हमला होना हमारे शरीर पे, थोड़ी हमें पता है, लेकिन मान लीजिए कि हमारे शरीर का कोई भाग खराब है, वायरस आ गया, उसको हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है प्रोग्राम करके मार रहा है, तो उसको कहेंगे एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, ये दोनों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एपोप्टोसिस को आगे फर्दर दो भाग में डिवाइड किया है। फर्दर नहीं, एपोप्टोसिस जैसा ही दो और सेल डेथ होता है, जिसको हम कहते हैं नेक्रोटोसिस और दूसरा पायरोप्टोसिस। अब ये क्या है? देखिए, नाम से ही लग रहा है, नेक्रोपटोसिस मतलब कि नेक्रोसिस और एप्टोसिस दोनों साथ में हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे हो कि प्रोग्राम सेल डेथ भी है और एक्सीडेंटल, दोनों कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए आगे मैं समझाऊंगी, वेट कीजिए। पायरोप्टोसिस, एप्टोसिस के साथ इन्फ्लामेशन, एपोप्टोसिस के साथ क्या होना? फीवर होना। तो फीवर तो इन्फ्लामेशन तो इन्फेक्शन तो एक्सीडेंटल सेल डेथ में आता है। तो फिर हम इसमें एप्टोसिस में क्यों पढ़ेंगे? दोनों को पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, पहले ये डिफरेंस जान लीजिए कि जो हम एपोप्टोसिस में मेनली क्या होता था, हम ये कैस्पेज को एक्टिवेट करते थे। कौन से कैस्पेज को? तो 3, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर हम जो पायरोप्टोसिस है उसमें C1 और C11 कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन नेक्रोप्टोसिस में कोई भी C एक्टिवेशन नहीं होता है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा एपोप्टोसिस जिसमें C एक्टिवेशन या कैस्पेज एक्टिवेशन नहीं होता है? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नेक्रोप्टोसिस। तो चलिए अब नेक्रोप्टोसिस को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? नेक्रोसिस प्लस एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस तो समझ गए, प्रोग्राम सेल डेथ, लेकिन यहाँ पे नेक्रोसिस क्यों है? तो इसका आंसर इसके अभी बता रही हूँ। ठीक है, नेक्रोसिस में क्या होता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो रिसेप्टर है, वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर से ज्वाइन करके किसको ये स्टिमुलेट करता है, ये रिक्रूट करता है। ये मेनली रीप 1 या 3 को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। अब ये रीप क्या है? रिसेप्टर इंटरैक्टिंग फैक्टर प्रोटीन। क्या? रिसेप्टर इंटरैक्टिंग प्रोटीन। अब ये रीप 1 या 3 क्या करेगा? ये दो काम करता है, या तो ये कैस्पेज 8 को एक्टिवेट करेगा, जो हम एपोप्टोसिस एक्सटर्नल एपोप्टोसिस में देखे थे। तो ये अगर ये क्वेश्चन पूछे कि नेक्रोप्टोसिस में कौन सा एपोप्टोसिस होता है, कौन से एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म चलता है, एक्सटर्नल का या इंटरनल का? तो एक्सटर्नल का चलता है। ये भी क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। लेकिन मान लीजिए कि ये कैस्पेज को एक्टिवेट नहीं किया, तो क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेस देगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होंगे? फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। फ्री रेडिकल क्या करता है? तो इसका 3 काम है। पहला, सेल स्वेलिंग, दूसरा सेल मेम्ब्रेन डैमेज, तीसरा इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो अभी आप सोचिएगा कि ये तीनों जो है ये तो हम नेक्रोसिस में पढ़े थे, तो फिर यहाँ एपोप्टोसिस में कैसे? यही तो है, जो ये नेक्रोप्टोसिस है इसमें है
नेक्रोसिस का मार्फोलॉजी मिलता है। क्या मार्फोलॉजी मिलता है, जिसके कारण हम इसको क्या करते हैं, नेक्रोप्टोसिस। मतलब हो रहा है प्रोग्राम सेल डेथ ही, लेकिन उसका जो मार्फ करेक्टरिस्टिक है वो नेक्रोसिस की तरह है, इसलिए इसको हम नेक्रोप्टोसिस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं नेक्रोप्टोसिस में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक या वेरिएंट होता है नेक्रोसिस का। ठीक है, तो अब ये नेक्रोसिस और नेक्रोप्टोसिस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें तो आ ही गया। डिफरेंस ये है कि जो नेक्रोसिस होता है वो हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, आपको पहले ही बता दिए थे। लेकिन ये जो नेक्रोप्टोसिस है ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों होता है। तो नेक्रोप्टोसिस में फिजियोलॉजिकल क्या है, तो फिजियोलॉजिकल में मैमल्स लोग में बोन में ग्रोथ प्लेट मेनली ये नेक्रोप्टोसिस को फॉलो करता है, और पैथोलॉजिकल में न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज और पैनक्रियाटिस देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन इन पैनक्रियाज। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब समझते हैं पायरोप्टोसिस को। पायरोप्टोसिस नाम से ही देखिए, पायरो मतलब पायोजन इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस। पायोजन किसके कारण होता है, इंटरल्यूकिन 1 के कारण। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ, इसमें भी आपको नेक्रोसिस के वेरिएंट दिखेंगे। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, जैसे कि इसमें जो बैक्टीरिया रहता है ना, वो बैक्टीरिया के जो एंटीजन उसमें फ्लैजिला होता है। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए हमारा सेल है, सेल में रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर। इससे ये बैक्टीरियल एंटीजन क्या होता है, अटैच हो जाता है, और सेल के अंदर जो प्रो-C11 है उसको ये एक्टिवेट करके C11 कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा ये जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली अंदर आ जाएगा। क्या, दूसरा जो ये बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली अंदर आ जाएगा, और जो प्रो-C1 है उसको एक्टिवेट करके C1 कर देगा। तो ऐसा क्या है, एक्टिवेशन से क्या होता है, C11 जो एक्टिवेट होगा तो वो C क्या है, कैस्पेज, फिर ये वही एप्टोसिस स्टार्ट कर देगा। एपोप्टोसिस ने नेक्रोसिस का जो मार्फोलॉजी है, क्या, सेल स्वेलिंग, सेल डैमेज, इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये C11 ये कर सकता है। अब ये जो डायरेक्ट इंटर हुआ है ये पहले इन्फ्लेमोजोम को एक्टिवेट करेगा। इन्फ्लेमोजोम क्या करेगा, प्रो-C1 को C1 में एक्टिवेट कर देगा। तो क्या ये प्रो-C1 डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं हो सकता, हाँ, जो C11 है ना वो भी इसको डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकता है। तो अब ये C1 क्या करता है, C1 क्या करेगा, तो इंटरल्यूकिन 1 को या 18 को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण फिर से जो मार्फोलॉजी है, ठीक है, किसका, नेक्रोसिस का, वो सीन होता है, इसलिए इसको यहाँ पे पायरोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, वो जो डायरेक्ट बैक्टीरिया इंटर हो रहा था तो वो किससे ज्वाइन कर रहा था, बिना ज्वाइन किए तो होगा नहीं, तो नोड लाइक रिसेप्टर से ज्वाइन कर रहा था, जिसके कारण ये सब कैरेक्टर देखा गया। तो आपको नेक्रोप्टोसिस और पायरोप्टोसिस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं सेलुलर एजिंग में। ठीक है, सेलुलर एजिंग, इसमें हम पढ़ते हैं कि सेल में एजिंग क्यों आता है। एजिंग मतलब बुढ़ापा क्यों आता है। एज है जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है जिसको कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है ना, हाँ हम क्या हैं, हम मोतल हैं, ह्यूमन मोतल है, जो आया है उसे एक दिन मरना ही है, क्योंकि जो हमारा सेल है इसमें एजिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, और एजिंग क्यों होता है, क्योंकि सेल डिवीज़न धीरे धीरे कमते जाता है, और जिसके कारण हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाते रहते हैं। इसका जो रिस्क फैक्टर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक डिजीज होता है। एक्यूट के कारण कम होता है, क्रोनिक डिजीज जैसे कि कैंसर, इस्केमिक हार्ट डिजीज, अल्जाइमर डिजीज। तो अगर एजिंग का डिफिनीशन कहें तो ये क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन सेल फंक्शन एंड इट्स विएबिलिटी। तो इसका जो सेल फंक्शन कमता है ये क्यों कमता है, तो 2 कारण से। पहला तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज,
पहला क्या है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। दूसरा क्या है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर डैमेज ड्यू टू एक्सोजीनस इन्फ्लुएंस, मतलब बाहर के इन्फ्लुएंस के कारण जो हमारा सेल और मॉलिक्यूल डैमेज होता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज के रेडिएशंस, ये सब के कारण। तो इसका 4 मैकेनिज्म होता है जिससे कि हमारा सेल डैमेज होता है। जो सबसे पहला है वो है डीएनए डैमेज। दूसरा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके कारण एजिंग होता है, तो सेलुलर सेनिसेंस। सबके बारे में एक करके डील करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तीसरा क्या है, डिफेक्टिव प्रोटीन हेमोस्टैसिस, ठीक है। चौथा क्या है, तो डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेनिसेंस, मतलब न्यूट्रिएंट को कैसे रेगुलेट करें, या ज़्यादा खाने से मेरी एजिंग ज़्यादा होता है, कम खाने से इंसान ज़्यादा दिन तक जीता है, ऐसा सुने हैं ना, वही है डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चारों फैक्टर एक क्या करता है, हमारे सेलुलर एजिंग को प्रमोट करता है। कौन कौन सा, डीएनए डैमेज, सेलुलर सेनिसेंस, डिफेक्टिव प्रोटीन हेमोस्टैसिस, चौथा डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए डैमेज के बारे में। कोई भी एजेंट जैसे कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज क्या करता है, डीएनए के डैमेज को बढ़ाता है। तो डीएनए का डैमेज कैसे बढ़ेगा, तो पहला तो क्या होगा, डीएनए के सेल में म्यूटेशन होगा जिसके कारण डीएनए डैमेज होता है, ठीक है। म्यूटेशन क्यों, कोई फिजिकल एजेंट आ जाए, कोई केमिकल एजेंट आ जाए, बायोलॉजिकल या रॉस स्पीसीज आ जाए, तो अगर वो जो डीएनए डैमेज हो गया वो रिपेयर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो डीएनए रिपेयर जो है वो फेल हो गया तो तब क्या होगा, तो डीएनए में म्यूटेशन आ जाएंगे। म्यूटेशन ये धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, क्रोनिक हो जाता है। और जिसके कारण हम क्या देखते हैं, जो कैंसर ये सब है, ये सब ओल्ड एज में होता है। क्यों, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, डीएनए रिपेयर फेल हो जाता है और डीएनए म्यूटेशन आ जाते हैं, ठीक है। पहला तो डीएनए डैमेज समझ लिए। इसका 2 क्लिनिकल एप्लीकेशन है। पहला जो एप्लीकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्नल सिंड्रोम। इसमें क्या है, जो डीएनए रिपेयर इंजाइम होता है ना, डीएनए हेलिकेज, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है जिसके कारण रेपिड एक्यूमुलेशन होता है म्यूटेशन में। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिफेक्ट इन डीएनए हेलिकेज एंजाइम, जिसके कारण क्या होता है, प्रीमैच्योर एजिंग हो जाती है, जिसको वर्नल सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा कौन सा सिंड्रोम आता है, तो दूसरा जो आता है उसको कहते हैं ब्लूम सिंड्रोम, या इसको कहते हैं एटैक्सिया। क्या, एटैक्सिया तेलैंगिएक्टेसिया, ठीक है, एटैक्सिया तेलैंगिएक्टेसिया। इसमें क्या होता है, इसमें जीन जो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो ब्रेक हो जाएंगे, जिसके कारण म्यूटेशन हो जाएगा। फिर से जो जीन इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी क्या है, टूट जाएगा, जिसके कारण म्यूटेशन होता है, ठीक है। सेकेंड मैकेनिज्म क्या है, ये सेलुलर एजिंग का, तो सेलुलर सेनिसेंस। जैसे कि कोई सेल होता है ना, उसके डिवाइड करने का एक लिमिट होता है। एक बार जब वो डिवाइड कर गया तो उसके बाद वो सेनिसेंस में चला जाता है कि अब मेरे को नहीं डिवाइड करना, परमानेंट नॉन डिवाइडिंग स्टेट में चला जाता है, जो मेनली 2 मैकेनिज्म के द्वारा होता है। पहला मैकेनिज्म कौन सा, टेलोमेयर एट्रेसिया, ATTRITION एट्रेशन, और दूसरा एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो पहले पहला मैकेनिज्म को समझते हैं। पहला मैकेनिज्म क्या था, तो टेलोमेरेज एट्रिशन। तो इसका पहले नॉर्मल फंक्शन क्या समझते हैं। तो ये क्या है हमारा, मान लीजिए इस तरह का क्रोमोजोम है, इसके एंडिंग में क्या पाया जाता है, टेलोमेयर्स पाया जाता है। टेलोमेयर्स क्या है, शॉर्ट रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है।
अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये इसमें एक एंजाइम होता है टेलोमरेज जो प्रोटेक्ट करता है क्रोमोजोमल एंड के डिग्रेडेशन को, और ये हेल्प करता है रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो जैसे कि सेल डिवाइड करता है तो प्रत्येक साइकिल में ये जो टेलोमरेज है या टेलोमेयर जीन है वो धीरे धीरे लॉस्ट करते जाते हैं। ठीक है, फाइनली एक स्टेज आता है जहाँ पे सारे टेलोमरेज ख़त्म हो जाता है, डीएनए ब्रेक हो जाते हैं, और उसके बाद जो सेल साइकिल है वो अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद वो सेल डिवीज़न में नहीं जा पाता है। तो हमने नॉर्मल में क्या पढ़ा, नॉर्मली टेलोमरेज क्या करता है, इनकोड करता है टेलोमरेज एंजाइम को जो मेंटेन करता है टेलोमरेज के लेंथ को। अब मान लीजिए कि यही सीज हो गया तो क्या होगा, सेलुलर एजिंग होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो टेलोमरेज का एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल डिवीज़न से। मतलब कि जितना टेलोमरेज सेल डिवीज़न होगा उतना टेलोमरेज एक्सप्रेस होगा, और जिसके कारण वो कम होते जाता है। ठीक है, मेनली जो ग्राफ देखते हैं इसमें टेलोमरेज का लेंथ बढ़ता है और इधर सेल डिवीज़न बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जर्म सेल सबसे ज़्यादा किसका होता है, सोमैटिक सेल में सेल डिवीज़न होता है। मान लीजिए कि ये जो टेलोमरेज है इसका क्या हो जाए, ये टेलोमरेज ख़त्म ही ना हो, ये एक्सप्रेशन और इसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे, तो क्या होता है, ये सीधे नीचे जाने के बजाय ऊपर चला जाता है, जो कैंसर सेल में देखा जाता है। कैंसर सेल में जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि टेलोमरेज का एक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर क्लिनिकली देखें तो टेलोमरेज की अगर एक्टिविटी बढ़ जाए तो कैंसर हो जाएगा, और घट जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लास्टिक एनीमिया या परमोली फाइब्रोसिस। क्या, ए प्लास्टिक एनीमिया या परमोली फाइब्रोसिस। इसलिए टेलोमरेज के न बढ़ना चाहिए न घटना चाहिए, जो उसका नॉर्मल है उसी में चलना चाहिए। ठीक है, पहला तो हमने पढ़ लिया टेलोमरेज एट्रिशन को। दूसरा क्या था सेलुलर सेनेसेंस का, तो एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। मेनली एक हमारा जो जीन है उसमें एक लोकस होता है, वहाँ पर बहुत सारे जीन के बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए कि लोकस पे कौन सा CDKN2A जीन प्रेजेंट है जो कोड करता है P16 को, और P16 क्या करता है, कंट्रोल करता है जीवन से एज फेज में जाने से, और प्रिवेंट करता है अनकंट्रोल डिवीजन को, जिसके कारण क्या होता है, मेनली ये तब सेल को कहाँ भेजता है, तो सेनेसेंस की ओर भेजता है। ठीक है, अब ये इस यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेनेसेंस में आ गया तो उसके बाद सेल डिवीजन रुक जाएगा, उसके बाद वो उसका क्या डेथ हो जाएगा या सेलुलर एजिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें तीसरा में हमने क्या पढ़ा था, डिफेक्टिव प्रोटीन होमोस्टैटिस। होमोस्टैटिस मतलब कि प्रोटीन का जो होमोस्टैटिस है उसमें डिफेक्ट आ जाना। तो ये मेनली पहले हम इसका नॉर्मल जानते हैं कि प्रोटीन का होमोस्टैटिस मेंटेन कैसे होता है, तो दो मैकेनिज्म से होता है। एक तो क्या करता है, ये प्रोटीन अपने आप को करेक्ट फोल्ड करता है, तो पहला फोल्डिंग के थ्रू, FOLDING, फोल्डिंग के थ्रू, जिसको हम कहते हैं चैपरॉन। चैपरॉन मेंटेन करता है किसको, तो प्रोटीन के हेमोस्टेटिस को मेंटेन करने में। और दूसरा जो मिस फोल्डिंग हो गया, गलत फोल्डिंग हो गया, उसको डिग्रेडेट करके। अगर मिस फोल्डिंग हो गया तो उसको कैसे डिग्रेडेट करेगा, तो दो मैकेनिज्म से। एक तो जो सेल के अंदर लाइजोसोम होता है वो मिस फोल्डिंग को खा जाए, ऑटोफैगी लाइजोसोम सिस्टम, या फिर यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम सिस्टम के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये क्या करेगा, एक पार्टिकुलर पाथवे लाता है जिसके द्वारा मिसफोल्डेड प्रोटीन को डिग्रेडेट करता है। अब माइस में एक स्टडी किया गया है जिसके कारण ये बताया गया है कि जो चैपरॉन्स है जो फोल्डिंग को मेंटेन करता है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो प्री मैच्योर एजिंग हो जाएगा, मतलब कि एज से पहले ही इंसान बूढ़ा दिखने लगेगा। और अगर ये जो चैपरॉन्स है उसमें ओवर एक्सप्रेशन हो जाए तो क्या होगा, इंसान ज़्यादा दिन दिखेगा, बूढ़ा होने पर भी वो जवान जैसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चौथा जो था वो था डीरेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेनेसेंस।
पहले का कहावत सुने थे, कम खाओ ज़्यादा दिन जियो, वही है ये। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, लाइफ में ज़्यादा कैलोरी मतलब ज़्यादा खाना खाना भी हानिकारक है। मेनली इसका नॉर्मल मैकेनिज्म जानते हैं जिसके द्वारा ये मेंटेन होता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो एजिंग बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो एजिंग भी कम होगा। तो ये मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट किए हैं? 2 प्रोसेस के द्वारा रेगुलेट किए हैं। एक तो सिरतुइन के द्वारा। ये सिरतुइन एक इंजाइम है जो किस फैमिली के अंदर आता है? डी एसिटाइलेज फैमिली के अंदर आता है। ये 7 टाइप का होता है जो मेनली क्या करता है? तो मेटाबॉलिज्म से बचाता है, एपोप्टोसिस को रिड्यूस करता है, उसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग को बढ़ाता है, उसके बाद रॉस जो था रेडिकल वाला उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाता है जिससे कि एजिंग कम होता है। और इंसुलिन या जो IGF-1 सिग्नलिंग पाथवे है वो क्या करता है? तो वो एनाबॉलिक स्टेट में जाता है, डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे करेगा जिसके कारण AKT पाथवे और MAP काइनेज पाथवे क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है और इसके कारण ग्रोथ और रेप्लिकेशन में क्या होता है? ये सही चलता है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों क्या हो जाए? डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? फिर ये हो जाता है एजिंग को क्या हो जाएगा? एजिंग को प्रमोट कर लेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, क्योंकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने से क्या होगा? सिरतुरिन बढ़ जाएंगे और IGF सिग्नलिंग घट जाएगा। IGF सिग्नलिंग घट जाएगा तो सेल का ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म घट जाएगा जिसके कारण एजिंग स्लो हो जाएगा। और सिरतुरिन तो क्या करता था? मेटाबॉलिज्म को कम करता था, DNA रिपेयर को बढ़ाता था, तो इसके कारण एजिंग स्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 4 प्रोसेस से एजिंग को हम बचा सकते हैं। पहला तो कार्सिनोमा एक्सपोजर, जिसमें DNA डैमेज से बचाते हैं, क्योंकि DNA डैमेज हुआ तो म्यूटेशन होगा जिसके कारण सेलुलर एजिंग होगा। दूसरा सेलुलर सेनेसेंस, ये क्या करता है? टेलोमरेज को शॉर्ट करता है तो सेलुलर रेप्लिकेशन क्या होता है? वो भी शॉर्ट होता है जिसके कारण सेल लॉस होता है जिसके कारण सेलुलर एजिंग होता है। डिफेक्टिव प्रोटीन हेमोस्टेसिस, मिसफोल्डिंग बढ़ेंगे ये तो क्या होगा? सेल का फंक्शन कमेगा जिसके कारण सेलुलर एजिंग होगा। लेकिन न्यूट्रिएंट क्या करता है? इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि जो सिरतुइन है या अगर IGF सिग्नलिंग को हम घटा दें तो ये क्या कर देगा? ट्रांसक्रिप्शन को अल्टर कर देगा, DNA के रिपेयर को बढ़ा देगा, प्रोटीन हेमोस्टेसिस को बढ़ा देगा जो एजिंग को घटा देता है। इसलिए खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सेलुलर एजिंग के लिए, ठीक है। फ्री रेडिकल इंजरी, फ्री रेडिकल के कारण जो इंजरी होता है उसको फ्री रेडिकल इंजरी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि फ्री रेडिकल्स होता क्या है। फ्री रेडिकल का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे समझिए, फ्री रेडिकल, फ्री मतलब जो इधर उधर घूमता रहे, जिसका कोई भी कम्बिनेशन ना हो, जैसे कि ऑक्सीजन O2 माइनस तो ये फ्री रेडिकल में आ जाएगा, OH माइनस ये फ्री रेडिकल में आ जाएगा। मतलब कि ऐसा केमिकल स्पीसीज जिसका आउटर ऑर्बिट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो उसे ही हम फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस कारण से होता है, तो जो सबसे पहला है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जैसे कि O2 माइनस उसके बाद H2O2 फिर OH माइनस, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है? तो जैसे देखिए, जो हमारा फ्री रेडिकल है ये क्या है? ऑक्सीडेंट है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारा शरीर क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीऑक्सीडेंट। जब ये ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट में इम्बैलेंस आएगा तब फ्री रेडिकल इंजरी होंगी। और ये जो इम्बैलेंस होता है फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का हमारे बॉडी में, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है।
उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर के कारण, ड्रग के कारण, मेटल्स के कारण। ठीक है, तो अब पहले हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्यों है। कोई अगर मोटापा है या कोई ज़्यादा डाइट में हाई फैट, शुगर या प्रोसीड फूड खा रहे हैं, कोई रेडिएशन से एक्सपोजर हो गया है, कोई सिगरेट, अल्कोहल ये सब ले रहे हैं, या कुछ मेडिकल ड्रग जैसे कि कार्बन टेट्राऑक्साइड, पैरासीटामोल, कुछ मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर। ठीक है, ये सब के कारण मेनली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, तो जो एक्सपोजर है उसको कम करके, या एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या बाहर से देकर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब ये जो फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये किसको किसको अफेक्ट कर सकता है। ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को, स्किन को, मल्टी ऑर्गन को, आई को, लंग को, लगभग सबको ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो नॉर्मली अगर इसका मैकेनिज्म के बारे में जाने तो ये क्या है, हमारे शरीर में पर्जेंट होता है। ठीक है, पर्जेंट किस फॉर्म में होता है, तो इलेक्ट्रॉन के, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज है या रिडक्टिव डैमेज है। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में है तो क्या है, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज है। रिडक्टिव कब होता है, जब हाइड्रोजन क्या होता, फ्री रेडिकल होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ये फ्री रेडिकल इंजरी हो रहा है, ये ऑक्सीडेटिव डैमेज है। तो ये किसको किसको ये करेगा प्रॉब्लम, तो सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, फिर साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन है उसको डैमेज करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, डीएनए प्रोटीन को डैमेज करेगा। डीएनए में डैमेज करेगा तो म्यूटेशन होगा। मतलब कि ये क्या है, मेनली फॉस्फोलिपिड को या प्रोटीन को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस एजिंग के लिए क्या होता है, तो यही फ्री रेडिकल इंजरी। क्या होता है, फ्री रेडिकल इंजरी। अब ये तो इंजरी हो रहा है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हमारा शरीर क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट देगा, क्योंकि फ्री रेडिकल को ऑक्सीडेंट कहते हैं, तो इसके अगेंस्ट में जो आएगा उसको क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे। तो पहले हम जो फ्री रेडिकल है उसको कौन कौन सा होता है ये जानते हैं। O2 माइनस, O2 इस तरह से माइनस, ये सुपर ऑक्साइड H2O2, OH माइनस, ONOO माइनस, ये ऑक्सीडेंट होते हैं। अगर कोई पूछे मोस्ट रिएक्टिव ऑक्सीडेंट क्या होगा, हाइड्रोक्सी ऑक्साइड। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट कौन सा आएगा, तो एंटीऑक्सीडेंट में आएगा हमारा विटामिन, एंजाइम और प्रोटीन। ये क्या होता है, हमें इस ऑक्सीडेंट से बचाता है। ठीक है, तब एक चीज़ याद रखिए, क्या है, फेनटॉन रिएक्शन में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आयरन से रिएक्शन होता है तब ये रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट केमिकल मेडिएटर है, लेकिन जब ये फ्री रेडिकल्स में आ जाएगा तब ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेंट कहलाएगा। और ये मेनली होता कैसे है, तो न्यूट्रोफिल, एंडोथेलियल सेल, न्यूरॉन्स ये सब के द्वारा होता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं एक एक करके एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, विटामिन। विटामिन में कौन कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो ACE। ठीक है, इंजाइम, इंजाइम में कौन सा इंजाइम, तो मेनली याद रखिएगा, अगर एक सिंपल टर्म में एक शब्द में बोला जाए तो पेरोक्सीजोमल इंजाइम। अब पेरोक्सीजोमल इंजाइम में क्या हो सकता है, तो पहला कैटालेज, दूसरा ग्लूटाथियोन पेरोऑक्साइड, तीसरा सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज। ठीक है, सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज। ठीक है, अब प्रोटीन, प्रोटीन में कौन, देखिए स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, आयरन। आयरन क्या करता है, फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करता है। कॉपर आयन क्या करता है, फ्री रेडिकल्स होता है। तो इसको जो ट्रांसपोर्ट करता है, जो कैरियर प्रोटीन है, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। जैसे आयरन के लिए ट्रांसफेरिन, कॉपर के लिए सेलुलोप्लाज्मिन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ब्रेन में एक स्पेशल होता है
जो जो प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल डैमेज से, वो क्या होता है, द सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज टाइप 1, सुपर ऑक्साइड डाईम्यूटेज टाइप 1। ये क्या करता है, ये मेनली एफआर जो फ्री रेडिकल डैमेज से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर इसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तब क्या होगा, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर होगा, जैसे कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। क्या, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो फ्री रेडिकल के कारण डैमेज होता है, जैसे कि एग्जांपल में समझ लीजिए, ये क्या हुआ, हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, तो इसका जो फॉस्फोलिपिड है न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह जाके अरेंज हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, याद कीजिए, पीछे पढ़ाए थे, लिपोफ्यूजिन कहते हैं। ब्राउन कलर का डिपोजिशन न्यूक्लियस के बगल में हो, जिसको हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, उसको हम लिपोफ्यूजिन कहते हैं। जिसका दूसरा नाम टेल साइन है, वियर एंड टीयर पिगमेंट है, एजिंग पिगमेंट कहा जाता है। देखिए याद रखिएगा, अभी ऊपर सेलुलर एजिंग पढ़े थे ना, ऑक्सीडेंट जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा एजिंग बढ़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट जितना बढ़ेगा उतना वो एजिंग को बचाएगा। मतलब ऑक्सीडेंट से इंसान बूढ़ा होता है, अगर शरीर में हमारा ऑक्सीडेंट ज़्यादा है मतलब हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट है मतलब कि हम बूढ़े में भी जवान लगेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था एजिंग में ही, एजिंग पिगमेंट में ही हमारा आता है क्या, तो कैल्शियम, कैचेक्सिया और सीवियर मेलन्यूट्रिशन, ये तीनों हमारा आता है क्या में, तो क्वेश्चन में, कि इसके कारण लिपोफ्यूजिन होता है। ठीक है, अब लिपोफ्यूजिन क्या है, ब्राउन पिगमेंट है। हमारे शरीर में दो ब्राउन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक होता है लिपोफ्यूजिन और दूसरा होता है हेमोसिड्रिन। तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, लिपोफ्यूजिन में लिपो है मतलब कि लिपिड है, तो लिपिड के लिए हम क्या पढ़े थे, ऑयल रेड ओ स्टेन करेंगे या फिर सुदेम ब्लैक भी करेंगे, और हेमोसिड्रिन के लिए हम पर्शियन ब्लू PRUSSIAN पर्शियन ब्लू स्टेन से देखेंगे। और ये मेनली किसके द्वारा खोज किया गया था, पल्स, इसलिए इसको पल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। इसका मैकेनिज्म में क्या है, तो इसमें लिपिड पेरोक्साइडेशन हो जाता है, DNA ब्रेक हो जाते हैं, प्रोटीन में फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जिसके कारण ये मेरे लिए देखने को मिलता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट जो इसको बचाता है जनरेशन से, दो तरह का होता है, इंजाइमेटिक और नॉन इंजाइमेटिक। इंजाइमेटिक में ये तीनों हैं जो बता दिए हैं ऑलरेडी। नॉन इंजाइमेटिक में विटामिन ई, उसके बाद जो सीरम प्रोटीन है एल्बुमिन, सेरुलोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन, उसके बाद सल्फ हाइड्रिल कंटेनिंग कंपाउंड में सिस्टीन, ग्लूटाथायोन। ठीक है, तो ये कैसे, जैसे कि ये क्या है, तो ये ऑक्साइड है, O2- है, तो सुपर पेरोक्साइड डाईम्यूटेज इसको क्या वो कर देगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देगा, फिर ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज क्या करेगा, उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, या कैटालेज क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से इससे बचा सकते हैं। ठीक है, जो इंट्रासेलुलर रेशियो होता है ना ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन और रेड्यूस ग्लूटाथायोन का, वो रिफ्लेक्शन होता है ऑक्सीडेटिव स्टेट का, सेल का ऑक्सीडेटिव स्टेट का। और ये इम्पोर्टेंट है किस एस्पेक्ट में, द डिटॉक्सिफाइंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस के एबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, क्लिनिकल पर्पस, अगर SOD1 जिनकी डिफिशियंसी हो जाए तो मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर हो जाएगा, ये पहले ही बता दिए थे। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, ये जो है ना फेंटन रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयरन फ्री रेडिकल की तरह काम कर रहा है, वो तोड़ देता है इसको OH- OH में। ठीक है, अब पढ़ते हैं केमिकल फिक्सेशन। केमिकल फिक्सेटिव में क्या होगा, ये प्रिजर्व करता है टिश्यू को डीग्रेनुलेशन से और मेंटेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और
जो सब सेलुलर कंपोनेंट को, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बोलेगा मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव फॉर लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन। क्या, न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन। और अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए बोले तो यहाँ पर दिया हुआ है ये लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए कौन सा फिक्सेटिव है मोस्ट कॉमनली, तो ग्लूटारा अल्डिहाइड, ठीक है, ग्लूटल्डिहाइड। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दोनों बता दिए, फिक्सेटिव फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, फिक्सेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, कॉमनली यूज स्टेन, ये स्टेन याद करने वाला है। अगर ग्लाइकोजेन है तो हम उसमें कौन सा स्टेन यूज करते हैं, कार्मीन, पास विथ डायस्टेज सेंसिटिविटी। लिपिड है तो सुदेन ब्लैक या और रेड ओ। एम्लॉयड है तो कॉन्गोलेड, थियोफ्लाविन, टी एंडेस। अगर कैल्शियम है तो वोन कोसा या अल्जेरियन रेड। हेमोसिड्रीन है तो पल्स स्टेन। ट्राइक्रोम है तो कोलाजेन अपीयर ब्लू, वाइल स्मूथ मसल है तो अपीयर रेड। तो ये इतना, ये स्टेन हमें लिए याद करने के लिए होता है, हर जगह काम आता है, सिर्फ यहाँ पर ही नहीं। इसके साथ ही हमारा सिल्वर एजिंग समाप्त होता है। आशा है वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।